ये मत समझिएगा कि सिर्फ मेरे PDF बना लेने से आपका काम बन जाएगा। आप लोगों की कापी में चेक करूँगा, तो जो लोग ज्वाइन हो गए हैं वो अपनी कापी बना लें और सवाल लिखना शुरू कर दें। रोज़ाना 5 सवाल लिखना है आप लोगों को। जो अब तक नहीं लिख पाए हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। कापी किसी दिन भी चेक कर सकता हूँ, जो लोग पेड ग्रुप में हैं उन पर मेरा हक है चेक करने का। और बाकी जो बाहर से भी आ रहे हैं, तो जितने दिन भी क्लास देखें अपनी एक कापी बनाइए, ताकि आपको फ़ायदा हो जुड़ने का। ऐसा नहीं हो कि बस जुड़े मन किए तो चल दिए। चलिए अब हम बजाबता शुरू करते हैं। उर्दू के आगाज़ के नज़रिए, चूँकि मैं बाहर हूँ और क्लास छोड़ना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो जल्दी लेके हम ख़त्म करेंगे इसको। उर्दू के आगाज़ के नज़रिए, आप लोग शुरू में ही देखा था कि उर्दू के बारे में मुख्तलिफ़ बातें कही गई थी। किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था। आज बाज़ाब्ता तौर पर उसी की क्लास है कि उर्दू के आगाज़ के बारे में माहिर लिसानियात ने और मुहक्किकीन ने क्या राय कायम की है, और कौन सी राय ज़्यादा मुस्तनद है, और हम सबको हक़ है कि हम उसके निकात पर गौर करें और अपनी भी राय कायम कर सकते हैं मुताला करने के बाद। मुताला करने से पहले नहीं, मुताला करने के बाद। अजिए करें कि उर्दू के आगाज़ के मसला। उर्दू के आगाज़ से मुतालिक गुज़श्ता 200 बरसों के दरमियान या दौरान हमारे मुतअद्दिद उलमा, मुहक्किकीन और माहिर लिसानियात अपने अपने ख़यालात का इजहार करते रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुख्तलिफ़ अक़वाल आप देखते होंगे, अभी देखेंगे भी। बाज़ आलिमों ने महज़ क़ियास आराई से काम लिया, यानी ये कि ऐसा हो सकता है। क़ियास आराई किसको कहते हैं? तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना, यानी किसी भी चीज़ को देख कर बगैर किसी तहक़ीक़ के उसके बारे में अपनी बात रख देना, यानी सियाक़ो सबाक़ से कि हाँ ऐसा माहौल है तो हो सकता है वो भी ऐसा ही हो, उसको कहते हैं क़ियास आराई। लेकिन ऐसे मुहक्किकीन और माहिरीन लिसानियात भी गुज़रे हैं जिन्होंने जदीद तहक़ीक़ी और लिसानियाती नुक़्ते नज़र से इस मसले पर गौर किया। बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने साइंटिफिक तरीका अपनाया और उस पर गौर करने की कोशिश की कि जो हम बात कह रहे हैं या जो नज़रिया पेश किया गया है उसके सियाक़ो सबाक़ में क्या कुछ आलात हैं और क्या तैयारियाँ रही होंगी, क्या असबाब व नताइज हैं। उसके बाद उन्होंने अपना नज़रिया दिया, इस मसले पर गौर किया और ये बात पाया सबूत को पहुंचा दी है कि उर्दू कब और कहाँ और कैसे पैदा हुई। एक बुनियादी बात है जिस पर आप 2 मिनट बात भी कर सकते हैं। उर्दू के आगाज़ के तल्लु से कहीं भी आपसे खड़ा करके बुलवाया जाए तो इसीलिए किताब से पढ़ाई जाती है, ताकि आपके अंदर सलाहियत भी बढ़ती जाए। अब आइए हैं यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाल शुरू हो रहे हैं, जो अपनी कापी में जगह दीजिए, कलम उठा कर रखिए और कापी साथ में रखिए। उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ बहस का सिलसिला मीर अमन से शुरू होता है। पहला ही सवाल अगर आ जाए कि उर्दू का आगाज़ का जो मसला है और इर्तिक़ा का जो इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ जो बहसें छिड़ी हैं कि दक्कन में है या पंजाब में है या बिहार में है या नवाहे दिल्ली में है, तो सबसे पहले ये नज़रिया किसने दिया, किसने इस बात को छेड़ा? तो मीर अमन ने। किसने छेड़ा? मीर अमन ने इस बात को सबसे पहले छेड़ा। अपनी कापी में इसको जगह दीजिए फ़ौरन, जल्दी जल्दी कदम चलाइए। जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, अब कोलकाता की मुलाजिमत के दौरान 19वीं सदी की इब्तिदा में बागो बहार 1803 लिखी और उसके देबाचे में उर्दू के आगाज़ के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। ठीक है, यहाँ 3 सवाल आपको एक लाइन में मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये UGC के मुताबिक भी 3 सवाल है, और उससे नीचे की तैयारी आप कर रहे हैं, TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं, PhD एंट्रेंस की तैयारी कर, उसमें भी मैं 3 सवाल बताता हूँ कैसे। नंबर 1, बागो बहार किसकी किताब है? सीधा और आसान लग रहा है यहाँ, लेकिन अब ये UGC में इसी चीज़ को पूछा जाता है। वो कैसे कि बागो बहार, गुलशन हिंद, शुअरा उर्दू के तज़किरे, 3-4 किताब एक तरफ दे दिए और दूसरी तरफ उसके मुसन्निफिन दे दिए। ठीक है, ये UGC का तरीका है। सेट का तरीका क्या होगा कि बागो बहार किसकी किताब है? ठीक है, इसी तरह जो इससे नीचे और सहल तरीक़ेकार से जो इम्तिहान होते हैं, जिसका मनहज सहल होता है यानी आसान होता है, जैसे स्टेट है उसको सहल भी नहीं कह सकते हैं हम आज तो, और पीछे जैसे पता ही चल गया जो इम्तिहान सिर्फ क्वालिफ़िकेशन का था, जिसमें जॉब का भी मसला नहीं था, उसमें UGC नेट के पेपर पूछा जा रहा है, तो हम इससे कम की तैयारी करेंगे तो रेस में पीछे रह जाएंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ, एक सवाल बागो बहार किसकी किताब है? मीर अमन। कब लिखी गई? 1803। यहाँ देख लीजिए, चूँकि ये लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ।
और इसी तरह कह दिया जाएगा कि किस किताब के देबाचे से उर्दू के आगाज़ और इर्तिका की भाष छिड़ी है। बागो बहार के मुकदमा से कह लिए या देबाचा से कह लीजिए। ये इस तरह से 3 सवाल हो गए। आगे आ जाइए। अब इसके बाद किसने इसको आगे बढ़ाया है? आब हयात के मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, यानी मीर अमन के बाद इस चीज़ को किसने आगे बढ़ाया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और आब हयात में इसका जिक्र किया। चूँकि जब आब हयात आप पढ़ेंगे आप लोग, आब हयात तो मेरे पास रूम पे है, मैं आपको दिखाता। तो आब हयात ने क्या अपना नज़रिया दिया है? कमेंट कीजिए सब लोग, सबको याद होना चाहिए। आब हयात ने अपना नज़रिया क्या दिया उर्दू के ताल्लुक से? वो क्या क्या कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश कहाँ से हुई है? कमेंट कीजिए सब लोग, ब्रजभाषा, सब लोग कमेंट कीजिए। उर्दू के आगाज़ के बारे में अपना अलग नज़रिया पेश किया है। 20वीं सदी के निसफ़ अव्वल में सैयद सुलेमान नदवी, इन्होंने अपना नज़रिया पेश किया है। ये किताब लिख लीजिए, आब हयात 1880। कोई भी इम्तिहान, चाहे PhD एंट्रेंस हो, सेट हो, जेट हो, अभी जो झारखंड में होने वाला है, या बिहार में बेट हो, ये सब के लिए एकसा और बराबर मुफीद क्लास होगी। ये यही सब इम्तिहान में सवाल आते हैं। तो अब नुकूश सुलेमानी आपसे पूछ लेंगे कि नुकूश सुलेमानी का मौजू क्या है। लग रहा है ना, कैसा लग रहा है कि वजीफ़े की किताब है, ये नसीहत की किताब है, लेकिन नुकूश सुलेमानी का मौजू क्या है? लिसानियात। लिसानियात क्या है? इसका मौजू लिसानियात हो सकता है, यही पूछ ले कि नुकूश सुलेमानी का मौजू क्या है, इसमें किस चीज़ को बयान किया गया है? लिसानियात को। एक दूसरा सवाल ये भी आता है कभी कभी कि नुकूश सुलेमानी का सन तसनीफ़ क्या है? तो 1939 लिख लीजिए इसको। उर्दू के आगाज़ के बारे में अपनी राय का इजहार किया। इनकी राय क्या है? उर्दू सिंध से निकली है। चलिए, इसी ज़माने के आसपास हाफिज़ महमूद ख़ान शिरानी और सैयद मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर जैसे जय्यद आलिमों और मुहक्किकों ने भी उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में नहायत दिक्कत नज़र, यानी नहायत बारीक नज़र, दिक्कत नज़र मतलब नहायत बारीक और मुहक्किकाना नज़र और मुहक्किकाना इस्तदलाल के साथ अपने अपने नज़रियात पेश किए। उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ शिरानी की तहक़ीक़ी तसनीफ़, इस तसनीफ़ को अपनी कापी में लिखिए फ़ौरन सन के साथ। पंजाब में उर्दू सन 1928, इसको लिखिए अपनी कापी में, जल्दी लिखिए। पंजाब में उर्दू सन 1928। कई मरतबा पेपर में ये सवाल आ जाता है तरतीब लगाने, जैसे आब हयात, नुकूश सुलेमानी और पंजाब में उर्दू और हिंदुस्तानी लिसानिया, इसकी तरतीब लगाइए। आज भी कद्र की निगाह से देखी जाती है। इसी तरह डॉक्टर ज़ोर का इल्मी व तहक़ीक़ी कारनामा लिसानियाती हिंदुस्तानी लिसानियात 1932 आपने लिख लिया। आब हयात 1880, नुकूश सुलेमानी 1939, पंजाब में उर्दू 1928, हिंदुस्तानी लिसानियात 1932 लिख लीजिए इसको। बाद में पछताएंगे नहीं लिखेंगे तो, भूल जाएंगे, और फिर यही जो वक्त अभी लगा रहे हैं, फिर यही वक्त बाद में आपको लगाना पड़ेगा। और वक्त से बड़ा दुश्मन, वक्त से बड़ा काफिर कोई नहीं है। जो कहते हैं ना, महबूब के लिए जो काफिर का लफ्ज़ इस्तियारा लिया जाता है, तो ये है कि एक मरतबा जब ये चला जाता है दोबारा नहीं आता है। दुनिया की एक ऐसी चीज़ है ये, एक मरतबा जब चली जाए तो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। इसलिए अभी याद कर लीजिए। चारों किताब के मुसन्निफ, चारों के सन। आगे आ जाइए। कहने महमूद शिरानी और डॉक्टर ज़ोर के बाद प्रोफेसर मसूद हुसैन खान जदीद में उर्दू के चोटी के लिसानी मुहक्किक हैं। और इन लोगों का नाम याद रखिए कि ये लिसानियात के माहिरीन हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लेते हैं इसमें से कौन माहिर लिसानियात नहीं है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं इसमें कौन मुहक्किक नहीं है। तो जिनका नाम मुहक्किकीन के साथ आ रहा है तो मुहक्किकीन में याद कर लीजिए कहाँ ये मुहक्किकीन में शुमार होते हैं। जिनका नाम माहिर लिसानियात में आ रहा है उनको याद कर लीजिए कि माहिर लिसानियात के साथ इनको याद करना है। तो मसूद हुसैन खान के बारे में क्या कहा कि माहिर लिसानियात हैं, लिसानी मुहक्किक हैं, जिनके पेश करदा नज़रिए आगाज़ ज़ुबान उर्दू को अब तक चैलेंज नहीं किया जा सका। यानी इन्होंने जो अपना नज़रिया दिया उसके बाद कोई और मुहक्किक पैदा नहीं हुआ या कोई और साहब इल्म माहिर लिसानियात उनके नज़रिए को काट नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ कोई और दलाइल पेश नहीं किए। इसी को कह रहे हैं, इसी को उर्दू ज़ुबान में कह रहे हैं इस्तिलाह में कि अब तक चैलेंज नहीं किया जा सका। मतलब जो नज़रिया इन्होंने दिया है इनके बाद का कोई और मुहक्किक और माहिर लिसानियात ऐसा नहीं पैदा हुआ या नहीं किसी ने पेश की है
कि इनका जो नज़रिया है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह भी आ जाएगा कि वो कौन सा माहिर लिसानियात है जिसके नज़रिए के बारे में अब तक चैलेंज नहीं किया जा सका है। चूँकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जब ये कहा कि ब्रज भाषा से, तो वही महमूद शिरानी ने कहा दिया पंजाब से, वही सैयद सुलेमान नदवी ने कहा दिया नहीं सिंध से, और वहीं दीगर लोगों ने कहा दिया नहीं उड़िया से, कुछ लोगों ने बिहार से कहा दिया। लेकिन मसूद हुसैन खान ने जब अपना नज़रिया दे दिया है तो उसके बाद से फिर किसी ने इस नज़रिए को जो है कि चैलेंज नहीं किया। इतनी चीज़ आप समझते चलिए, आगे आ जाइए। इनकी किताब का नाम लिख लीजिए अपने कापी में और सन भी लिख लीजिए, ताकि आपके लिए आज ही से तैयारी मुस्तकिल और मजबूत होती चली जाए। कर इनकी किताबें मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, और ये क्लास CUET जो पूरे ऑल इंडिया उर्दू का जो पेपर होता है उसके लिए भी बेहद मुफीद है। उसका पेपर आप निकाल के देख लीजिए। उर्दू का जहाँ भी आप पेपर देने जाएंगे यही सब सवाल आते हैं। थोड़ा आसान भी हैं लेकिन सीधे सीधे यही पूछे जाते हैं। 1948 तो तरतीब आपको याद होना चाहिए। अब 5-6 किताबें जो मैंने अभी बताई है उसके मुसन्निफ़, इसकी तरतीब आपको याद होनी चाहिए। उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा का सबसे काबिल क़बूल नज़रिया पेश करती है। अब एक सवाल यहाँ फिर से लिख लीजिए कि उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा का सबसे काबिल क़बूल नज़रिया किस किताब ने पेश किया या किस मुहक्किक ने पेश किया। चलिए बताइए, किताब छोड़ दीजिए, किस मुहक्किक ने पेश किया, कमेंट कीजिए। मसूद हुसैन खान ने। किसने पेश किया? मसूद हुसैन खान ने पेश किया। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जाइए। लिसानी तनाजुर, ये किताब का नाम भी है। मैंने अब सवाल भी बनाया है, अगर आप लोग देखेंगे जब सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। ये बताइए कि लिसानी तनाजुर के नाम से किसी किताब है? चलिए बताइए। लिसानी तनाजुर तो एक इस्तिलाह है। लिसानी तनाजुर मतलब लिसानियात के मसाइल के ज़िम्न में ये जुमला है, लेकिन लिसानी तनाजुर के नाम से एक किताब भी है। सर्च कीजिएगा, अपने कहाँ पे लिख लीजिए होमवर्क के तौर पर। जदीद तहकीकी नुक्ते नज़र से लिखी हुई एक ऐसी जामे और मुस्तनद तसनीफ़ है जो गुज़श्ता निसफ सदी से उर्दू दुनिया से खिराज तहसीन ले रही है और जिसकी हम पाया कोई दूसरी तसनीफ़ आज तक मंजर आम पर ना आ सकी। मसूद हुसैन खान के बाद शौकत सब्ज़वारवी, इनकी भी किताब का नाम बताइए। मैंने बताया था उर्दू लिसानियात किसी किताब है? उर्दू लिसानियात किसी किताब है बताइए? शौकत सब्ज़वारवी, ठीक है। फिर अहद हाजिर में ज्ञानचंद जैन वीडियो देखे और सुहैल बुखारी। ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम बताइए? आम लिसानियात। ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम क्या है? आम लिसानियात। इन लोगों ने इनके बाद ये किताबें लिखी अपनी अपनी। तो जो किताबें बताई हैं और जिसके जो सन तसनीफ़ हैं वो याद होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके सन भी याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे रेस में। आगे आ जाइए। करें कि इधर अंग्रेज़ी ज़ुबान में टी ग्राहम बेली, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयर्सन, ये सवाल आ चुका है कि ग्रेयर्सन का पूरा नाम क्या है? ग्रेयर्सन का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयर्सन। याद कर लीजिए, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयर्सन, ये याद कर लीजिए कि इनका पूरा नाम है। सवाल सीधा सीधा आ चुका है इम्तिहान में, किसी भी इम्तिहान में आ जा सकता है। ग्रेयर्सन का पूरा नाम बताइए। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयर्सन। और सुनीति कुमार चटर्जी ने भी उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में अपने अपने नज़रियात पेश किए। इस मौजू पर अमृत राय ने भी कलम उठाया, लेकिन उन्होंने जानिबदारी और तअस्सुब से काम लिया। यानी साहिब किताब कहते हैं कि अमृत राय ने या इसी तरह जॉर्ज ग्रेयर्सन ने या सुनीति कुमार चटर्जी ने, ये इन लोगों ने जो अपने अपने नज़रिया पेश किए हैं, तो इनके नज़रियात में तअस्सुब की बू पाई जाती है। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग कहते हैं कि इनके जो नज़रियात है इसमें तअस्सुब की बू पाई जाती है। चलिए, नीज़ उर्दू के आगाज़ और इसके तारीख़ी इर्तिक़ा को सही लिसानी तनाजुर में पेश नहीं किया है। इनका अपना दावा है। इनका सारा जोर उर्दू पर हिंदी यानी ज़माने हाल की देवनागरी हिंदी के तक़द्दुमे ज़माने को साबित करने में सर्फ हुआ है।
साहब किताब कहते हैं कि ये जो मुसन्निफीन है इनका सिर्फ ये कहना है, ज़्यादा जोर इस पर लगाया है और ये पेश करने में कोशिश की है कि पहले हिंदी वजूद में आई है, उसके बाद उर्दू वजूद में आई है। इन्होंने ज़्यादा कोशिश इस पर की है, इन्होंने इस पर कोशिश नहीं की है कि उर्दू क्या है, उर्दू का आगाज़ कब हुआ और उर्दू के जो असबाब व अवामिल रहे हैं वो क्या हैं, उस पर ज़्यादा उन्होंने खमा फरसाई नहीं की है, तवज्जो सर्फ नहीं की है। बल्कि ज़्यादा तवज्जो इस पर दी है कि पहले हिंदी आई है, ज़्यादा तवज्जो इस पर की है कि पहले हिंदी आई बाद में उर्दू आई, इन्हें सारा जोर इस पर इन्होंने लगाया। आगे आ जाइए, कह रहे हैं कि इनका सारा जोर उर्दू पर हिंदी के तकद्दुम ज़मानी को साबित करने में सर्फ हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि उर्दू को हिंदी पर तारीखी फ़ौक़ियत और ज़मानी तकद्दुम हासिल है। यानी अगर ये कहा जाए कि हकीकत के अतबार से पहले हिंदी है या उर्दू है, तो मिर्ज़ा खलील अहमद बेग कहते हैं उर्दू को हिंदी पर तारीखी फ़ौक़ियत और तकद्दुम ज़मानी, अपनी कापी में लिख लीजिए, कभी भी सवाल आ सकता है, कभी भी ये सवाल आ सकता है कि पहले उर्दू तारीख़ी हिसाब से पहले उर्दू को फ़ौक़ियत हासिल है या पहले हिंदी को। तो ये जो जिन साहब की किताबें मिर्ज़ा खलील अहमद बेग यूँ कहते हैं कि जो इसके हक़ाइक़ पर गौर किए गए हैं और तहक़ीक़ की गई है, तो पता ये चला है पहले उर्दू आई है फिर हिंदी आई है। ये कहते हैं, इनकी राय अपनी है। अलावा अज़ीम मतलब होता है इसके अलावा। उर्दू और हिंदी के लिसानी मसाइल पर उनके सोचने का अंदाज तहक़ीक़ी से ज़्यादा मुतअस्सिबाना और फ़िरक़ा वाराना है। यानी इन जो साहिबीन का ज़िक्र आया है और असहाब कलम का जो ज़िक्र आया है, जैसे मिसाल के तौर पर अमृत राय हैं और दीगर लोगों का, तो कह रहे हैं इन्होंने तहक़ीक़ कम की है और इन्होंने तअस्सुबाना नज़र ज़्यादा डाली है और फ़िरक़ा वाराना बात ज़्यादा कही है, उर्दू हिंदी मुस्लिम हिंदू वाली बात कही है। लिहाजा इनके नज़रियात से यहाँ सरफ़ नज़र किया जाता है, यानी अदम तवज्जुही किया जाता है। सरफ़ नज़र मतलब यानी इसको लायक तहसीन नहीं समझा जा रहा है, यहाँ से अपनी बात को हटा दिया जा अपनी बात को हटा दी जा रही है, इस पर जोर नहीं दिया जाएगा। आगे आ जाइए, कह रहे हैं कि उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा का सिलसिला आम तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद और उनके यहाँ सुकूनत पजीरी से जोड़ा जाता है। यानी उर्दू का जो आगाज़ है वो कब से है, ये सवाल पैदा हो सकता है, किस कौम की आमद से उर्दू का आगाज़ का सिलसिला जोड़ा जाता है, ये हमें याद आना चाहिए। तो कह रहे मुसलमानों ने जब 1193 में दिल्ली को फतह किया और अपना मुस्तकर बनाया, मुस्तकर लफ्ज़ है, लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, लफ्ज़ क्या है, मुस्तकर, ठिकाना बनाना, जगह बनाना, मुकीम होना, इस्तक़र्रा मुकीम हो जाना, ठहर जाना। तो यहाँ रोनुमा होने वाली सियासी, समाजी और तहज़ीबी तब्दीलियों के असरात यहाँ की बोलियों पर भी पड़े और उनमें तेज़ी से तब्दीलियाँ पैदा होने लगीं। नवाहे दिल्ली की एक बोली, अब ये बताइए हमको, नवाहे दिल्ली उर्दू के ताल्लुक़ से नवाहे दिल्ली का नज़रिया किसने पेश किया, चलिए बताइए। बहुत ही काबिल कबूल नज़रिया है, बल्कि सबसे मुस्तनद नज़रिया कहा गया है। उर्दू के आगाज़ के बारे में सबसे मुस्तनद नज़रिया इसी को कहा गया है, काबिल कबूल नज़रिया कहा गया है। बताइए किसने कहा ये, नवाहे दिल्ली, मसूद हुसैन खान, जो अभी आपने आपको बताया अभी ऊपर, ठीक है। खड़ी बोली जो दिल्ली के शुमाल मशरिक़ में बोली जाती थी, मुसलमानों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ बनी, जिसे उन्होंने आम बोलचाल के तौर पर नीज़ रईयत से, रईयत मतलब रियाया से कायम करने की गरज से अपनाया। रफ्ता रफ्ता इसमें अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अनासिर दाखिल हुए। चूँकि आपने कल देखा था कि मुसलमानों की जो आमद हिंदुस्तान में हुई, सिर्फ अरबी ज़ुबान नहीं, उनकी ज़ुबान क्या थी, फ़ारसी थी, तुर्की थी, हिंद आर्याई थी और दीगर ज़ुबान संस्कृत थी। अरबी उनकी मजहबी ज़ुबान थी, ये याद रखिएगा। हो सकता सवाल अगर आ जाए कि मुसलमानों की जो आमद हिंदुस्तान में हुई तो उनकी ज़ुबान जो थी अरबी थी, अरबी नहीं थी, अरबी उनकी मजहबी ज़ुबान थी। उनकी जो ज़ुबान थी जिसमें वो आम ज़ुबान थी, जिसमें वो बातचीत करते थे, वह थी फ़ारसी, तुर्की, संस्कृत और दीगर ज़ुबानें, इलाक़ाई ज़ुबानें थीं। और मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अरबी ज़ुबान की एक ख़ुसूसियत है कि इसके मानने वाले, इसके बोलने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। वो कैसे, एक तो ये मज़हब की ज़ुबान है और दूसरे के इसके बोलने वाले ज़्यादा इस तौर पर हैं कि दुनिया में मुसलमान जो हैं
अरबी के उनके अल्फाज कुछ ना कुछ उनको ज़रूर याद है, चाहे वो बोल नहीं पाते हों। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि चलिए कि चीनी जो ज़ुबान है, चाइना की ज़ुबान है, 5 हुरूफ बता दीजिए, हमसे कहे तो हम नहीं बता पाएंगे। बहैसियत मज़हब अगर किसी से भी कितना भी अनाड़ी हो तो उसको कुछ ना कुछ अल्फाज, जब बिस्मिल्लाह, ये सब अरबी के अल्फाज हैं। ये तहक़ीक़ से साहब, ये मजहबी बात नहीं है, तहक़ीक़ी बात है। जब आप लिसानियात पर तहक़ीक़ करेंगे तो इसमें आपको जाना पड़ेगा। चलिए, इस लिसानी इम्तिजाज और इस इश्तराक से ज़ुबान की एक नई शक्ल मारज़ वजूद में आई, जिसे मुसलमानों ने हिंदी और हिंदवी का नाम दिया है। कल भी आया था। और उसका अदबी इस्तेमाल भी सबसे पहले मुसलमानों ने ही किया। यही ज़ुबान रेख्ता के नाम से भी मौसूम हुई और देहलवी भी कहलाई। अच्छा चलिए, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि सबसे पहले देहलवी ज़ुबान किसने कहा उर्दू को? उर्दू को सबसे पहले देहलवी ज़ुबान किसने कहा? चलिए बताइए, बताइए, बताइए जल्दी से, मैं रुका हुआ हूँ। अब्दुरब का जवाब सही है। और फैज़ान, अमीर खुसरू, फैज़ान का नाम सही है। और रेशमा का सही है। सबसे पहले अमीर खुसरू ने। और ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए तैयार भी किया, मैं अभी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अमीर खुसरू ने देहलवी कहा है। ठीक है, चलिए। वो कोई और ज़ुबान न थी बल्कि हमारी ज़ुबान हाल की उर्दू की कदीम शक्ल थी। अब यही सवाल आ जाए कि उर्दू ज़ुबान को अमीर खुसरू ने किस ज़ुबान से याद किया है? सवाल मैं बदल दे रहा हूँ, चलिए बताइए। अब उर्दू ज़ुबान को अमीर खुसरू ने किस नाम से याद किया है? देहलवी, ज़ुबान देहलवी के नाम से याद किया है। तो सवाल बनाने का तरीक़ाकार यही हो सकता है। इसी सवाल को मैं बदल दिया, ये तरीक़ाकार है। आगे आ जाइए, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। माहिरीन लिसानियात के इस बात पर इत्तेफाक है कि उर्दू खालिस हिंद आरियाई ज़ुबान है। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, लिख लीजिए इसको। उर्दू प्राकृतिक ज़ुबान है, उर्दू अर्धमागधी ज़ुबान है, उर्दू हिंद आरियाई ज़ुबान है। तो क्या है? उर्दू खालिस हिंद आरियाई ज़ुबान है, सीधा साधा जवाब है। और ख़ास हिंदुस्तान की पैदावार है, ये भी जान लीजिए। नीज़ उसकी बुनियाद यहीं की बोलियों बिलखुसूस खड़ी बोली पर, इसकी बात तो कल तफसील से आई थी। उर्दू का माखज़ क्या है? खड़ी बोली है। इसी तरह हिंदी का भी माखज़ खड़ी बोली है। उसकी कुछ लफ्ज़ियात और बाज़ लसानी अनासिर का ताल्लुक़ अरबी और फ़ारसी से ज़रूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। खुद उर्दू लफ्ज़ तुर्की से है। अनासिर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उनसुर अनासिर पिल्लर के माने में है, जिन्हें मुसलमान फ़ातिह अपने साथ लाए थे। ठीक है, जाहिर सी बात है, इंसान, अब हम जब जाएंगे कहीं भी तो अगर हमसे कोई ये सोचे कि हमसे कोई अगर ये तसव्वुर करे कि हम अरब जाएं तो हमारी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान नहीं निकले या हिंदी का शायबा नहीं पाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम यहीं पले बढ़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, तो इसका असर तो मुकम्मल रहेगा ना हमारी ज़ुबान पर। इसी तरह जो लोग बाहर से आए उनकी ज़ुबान पर अरबी और फ़ारसी का असर था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं, पूरी की पूरी उर्दू ज़ुबान अरबी और फ़ारसी ही से ही माखूज़ है, ऐसा नहीं है। उसके असरात हैं, कई किताबें भी हैं इस पर हमारे प्रोफेसर की भी किताब है, सैयद अली मशरफ जायसी साहब की भी किताब है, उसको देख सकते हैं आप। उस पर NCPUL ने छापा है उसको, और गूगल पर भी देख सकते हैं। उर्दू पर अरबी के असरात, बहुत सारी किताबें हैं। इन्हें बैरूनी अनासिर और मकामी बोलियों की खमीर से उर्दू की तश्कील अमल में आई, यानी इन्हीं ज़ुबानों से मिलकर उर्दू एक मुस्तकिल ज़ुबान ठहरी है। अब देखिए, ये सवाल मैंने टाइप भी किया है, ये सवाल यहाँ आ भी गया है। चलिए देख लीजिए आप लोग, खुश नसीब है, यूट्यूब पर देखने से पहले भी देख ले रहे हैं। ये क्लास भी तो यूट्यूब पर जाएगी ही। चुनाच ज्ञानचंद जैन का ये कौल है कि बैरूनी मुसलमान अपने साथ न उर्दू लाए थे न खड़ी बोली। हिंदुओं ने खड़ी बोली को नज़रअंदाज कर रखा था, मुसलमानों ने उसे पसंद करके उसमें अरबी फ़ारसी अल्फाज बढ़ाने शुरू किए और वही खड़ी बोली का उर्दू अदब कहलाया। ये कौल है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे और हमसे। और दूसरा क्या पूछा जा सकता है, किसका कौल है? दूसरा सवाल आ जाएगा, एक भाषा दो लिखावट दो अदब। ये तो कई मतलब पूछा भी जा चुका है कि किसकी किताब है, ज्ञानचंद जैन की किताब है।
और मैं बता दूं एक बात, अगर आप मुताला करेंगे या पीएचडी में आएंगे तो कभी वो जो बहस चलती है माहिर लिसानियात पर या मुहक्किकीन और उदापा पर, तो इस पर बात चलती है कि ज्ञानचंद जैन इतने बड़े आलिम थे, आलिम का मतलब पढ़े लिखे इंसान, स्कॉलर थे उर्दू के, फिर भी उनके बारे में बाद में हंगामा क्यों हो गया। तो इसी से हंगामा हो गया। एक भाषा दो लिखावट दो अदब जब उन्होंने किताब लिखी है, तो इस पर आपस में बहुत सारी बातें हो गई और लोग फिर उनकी तरफ से तंग जहनी के शिकार होने लगे या उन्होंने अपने कलम को तंग कर लिया। जब आप आगे आएंगे तो ये सब चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अभी आपको इम्तिहान की तैयारी करनी है। या आपसे सवाल अगर ये पूछ लिया जाए गहराई के साथ कि ज्ञानचंद जैन की कौन सी किताब है जिस पर मुख्तलिफ आरा कायम हो गए या ज्ञानचंद जैन के बारे में मुख्तलिफ बातें कही जाने लगी, तो एक भाषा दो लिखावट दो अदब। मजहबी बात जब आ जाती है ना तो इंसान भाग जाता है, आगे पीछे हो जाता है। खैर वो हमारा मौजू नहीं है, हम आपको ऐसे ही बता दिया है। चलिए, आप में से कोई एक आदमी पढ़िए। अब्दुरब पढ़िए यहाँ से, जी। पढ़िए। इस बयान से ये साफ जाहिर है कि मुसलमानों हम्म 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 चल हम्म 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 रुक जाइए, यहाँ कुछ कुछ अकवाल हैं यहाँ, कुछ रुक जाइए। अब इसको आप कापी में अपनी जगह दे लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना हम वक्त नहीं देंगे कि आप पूरे मुकम्मल लिखें। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, या ये क्लास भी आम होगी यूट्यूब पर, इसको दोबारा देखेंगे। इस तरह के अकवाल जब आएंगे तो आपको जहन में बिल्कुल मजबूत और अजबर होना चाहिए, वरना दिमाग झंझना जाएगा कि ये किसने ये बात कह दी है कि उर्दू के बनाने वाले ज़्यादातर हिंदू हैं। अब दिमाग आपका ख़राब होगा, तो फिर आपको जाएगा को उन स्कॉलर की तरफ जाएगा, जैसे ज्ञानचंद जैन है तो आपका लगा हाँ इन्होंने तासुब परस्ती की थी, अमृत अमृत राय हैं या जॉर्ज ग्रेडसन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा ये बात मौलवी अब्दुल हक ने कही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पढ़िए। देखिए एक दो कॉल और भी हैं यहाँ। हम्म 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 जी। अब देखिए एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। इन्होंने किसने, डॉक्टर ताराचंद ने ये बात लिखी है अपनी किताब में। मौलवी अब्दुल हक ने जब अपनी किताब तैयार की खुतबात अब्दुल हक, तो वहाँ से इन्होंने अख्ज़ कर ली, मौलवी अब्दुल हक ने। लेकिन साहब किताब मिर्ज़ा खलील अहमद बैग ने कहाँ से अख्ज़ की है, ये मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ, जब आप पीएचडी में जाएंगे तो यही तरीका होगा आपके लिए। इन्होंने क्या कहाँ से अख्ज़ किया है, खुतबात अब्दुल हक से। मेरी बात नहीं समझे तो फिर समझा देता हूँ, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपको जब ये चीज़ लिखनी होगी कि सबसे बढ़कर ये है कि एक लिसानी इम्तिजाज वजूद में आया, मुसलमानों ने अपनी तुर्की और फ़ारसी तर्क कर दी और हिंदुओं की ज़ुबान इख्तियार कर ली, तो आपको वो नहीं देखना है, आपको इस किताब का हवाला देना है। किस किताब का, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग।
मिर्ज़ा खलील अहमद बेग ने किस किताब का हवाला दिया है? खुतबात अब्दुल हक का। और मौलवी अब्दुल हक ने कहाँ से लिया है? तो डॉक्टर ताराचंद की जो किताबें, ताराचंद की जो किताबें, हिंदुस्तानी तहजीब पर इस्लाम का असर, आप जहाँ से लिए वहाँ की दलील देनी है, क्योंकि आपने अपनी आँख से इस चीज़ को देखा है, उस किताब को नहीं देखा है ना। या अगर डायरेक्ट उसी किताब से लेना है, ये हवाला लिखना है ना सर, आप चाहें तो लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, कॉल के साथ लिख लीजिए, क्योंकि असली किताब तो मैं आपको दे चुका हूँ, ये तरीका सिखा रहा हूँ आपको। क्योंकि ये असली इबारत किस किताब से है? हिंदुस्तानी तहजीब पर इस्लाम का असर। असली इबारत वहाँ से मौलवी अब्दुल हक ने वहाँ से उठाया, अपनी किताब में जगह दी। अब मिर्ज़ा खलील अहमद बेग ने मौलवी अब्दुल हक की किताब से उठाया है, इसीलिए इन्होंने इसका हवाला दिया है। चलिए आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि इस आहद में, चलिए कोई और पढ़िए, चलिए रेशमा पढ़िए यहाँ से। हम्म 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 मौसूम। हम्म हम्म इल्मी। हम्म, मुतमव्विल। हम्म मुतमव्विल का माना कोई बताइए, आप में से कमेंट कीजिए, देखता हूँ कौन बताता है, देखिए बताइए। मेल जोल की ज़ुबान, मेल जोल की ज़ुबान, तमऊ वाला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है मुतमव्विल, मेल जोल की ज़ुबान। ठीक है। तो ये जो नज़रियात है जो मैंने आपको बताए हैं, 5-6 किताबें आई हैं जिसके सन आए हैं, और इस तरह कुछ अकवाल आए हैं 4-5, ये आपकी कापी में होनी चाहिए। ये वो सबक असबाक हैं, या ये वो सबक है जहाँ से 1-2 सवाल फिक्स है हर साल। इसी में से कुछ आगे पीछे कर लेंगे, कुछ कॉल पूछ लेंगे, कभी किसी किताब की तारीख पूछ लेंगे, कभी कुछ, जैसे मिसाल के तौर पर कई एक सवाल हमने बता के दिखाया, जैसे दुबान दहलवी किसने कही है, सीधे सीधे सवाल पूछ लेंगे आपसे। ये उर्दू मुअल्ला, ये जो ज़ुबान है, ये किस ज़ुबान से बनी है? तो खड़ी बोली और अरबी और फ़ारसी के शुमूलियत के बाद इसका नाम पड़ा है उर्दू मुअल्ला, जो बाद में उर्दू के नाम से मौसूम हुआ है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना जब बताऊँ तो। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग। उर्दू के वादी सिंध में पैदा होने का नज़रिया, एक तो आप को मैं, चाहे कोई भी, मैं तो नहीं उस तरह नहीं पढ़ाऊँगा जो और लोग पढ़ाते हैं, सीधे सीधे मैं नोट बनाता तो क्या करता, यहाँ लिख देता सिंध में सैयद सुलेमान नदवी, आप हो जाते खुश, एकदम दम दमादम रहते कि अरे हमने तो बस नोट में देखा, हो गया काम। लेकिन कैसे नज़रिया वजूद में आया, आपने उसको जानने की कोशिश की ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए कोई आप में से पढ़िए यहाँ से। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको नोट बना कर दे दें, आप खुश हो गए और कुछ जाने ही नहीं कि इसके आगा असबाब व अवामिल क्या है। पढ़िए आप में से कोई थोड़ा सा, कौन पढ़ेगा आप में से? जैसे मैं पढ़िए। उर्दू का वादी हम्म कारोमंडल। मालाबार, मालाबार जगह की नाम है, मालाबार। बर्री, बर्री 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 व बहरी। बर्री पढ़िए। राजा दाहिर था। व
हम्म। 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 रवाबित। हम्म। 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 बस आपने पढ़ा है, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसमें भोंडी गलती हुई हो, लेकिन आपको पढ़ते वक्त एतमाद नहीं था, आपको खुद मालूम होगा, कभी लगता होगा कि गलती ना हो जाए। ऐसा जानते हैं क्यों? प्रैक्टिस और मश्क ना होने की वजह से। क्योंकि ये 25-30 आदमी के सामने पढ़ना, और ख़ास तौर इसमें से आधे लोग स्कॉलर होंगे, आधे लोग जो इसी क्लास से नेट क्वालिफाई हैं, इसी क्लास से तकरीबन मुझे लगता है कि जब से मैं क्लास ले रहा हूँ 40-45 लोग नेट क्वालिफाई हैं, कुछ लोगों को जीआरएफ भी हुआ है। लेकिन मैं उसकी अब इंटरव्यू लेना, फिर उसको डालना, उतना टाइम भी मेरे पास नहीं रहता, ना मैं चाहता हूँ कि किसी का फ़ोटो वोटो इधर उधर डालूँ मैं। तो अब एक हिम्मत चाहिए ना अंदर से, मजबूती और पुख्तगी भी चाहिए पढ़ने के लिए। इसीलिए ये काम कराता हूँ, क्योंकि अभी आप आपके एमए फाइनल हो गया आप सबका, आपको इस तरह पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। आप ये आप लिख के रख लीजिए, आप जहाँ भी हैं आपको इस तरह पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा कि चलिए कोई इबारत पढ़िए और सर आपको सुनेंगे फिर गलती की इस्लाह करेंगे। आपका काम हो गया, बीए तक 12वीं तक जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ये हकीकत है। बहुत कम जगह एमए में भी पढ़ाया जाता है कि बच्चों की इस्लाह की जाती है, वरना लेक्चर होता है, बात ख़त्म हो जाती है। तो जो कमी रह गई है इस क्लास के जरिए, उस कमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि कमी की इस्लाह से जब भागेंगे ना, तो जो बड़े स्टेज पर जाएंगे तो वहाँ बड़ी शर्मिंदगी होगी। मैं आप बता रहा हूँ अभी भी। तो जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, बहाना कभी नहीं लगाएंगे कि मैं माइक नहीं खोल सकती, दुनिया का सारा काम को एक तरफ कर दीजिए, सिर्फ 1 घंटा मांगिए घर वालों से कि 1 घंटा हमको छुट्टी दीजिए, उसमें हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब ये याद रख लीजिए आपको, मुसलमानों की जब आमद हुई थी वादिया सिंध में, उस वक्त का राजा कौन था? चलिए बताइए, बताइए, आपके सामने है जवाब, सामने जवाब है आपके सामने, दाहिर। ठीक है। अब ये बताइए कि इस नज़रिया, अच्छा ये तो बता ही चुके, आप लिख लिए होंगे, सिंध में का नज़रिया नुकुश सुलेमानी में दिया गया है। ठीक है। एक पैराग्राफ और पढ़िए, कौन पढ़ेगा आप में से? जी सर, तो पढ़ना एक आदमी कोई पढ़िए। मुसलमान सबसे हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। 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 शक्ल, शक्ल लफ्ज़ क्या है? शक्ल नहीं, लफ्ज़ शक्ल है। हम्म। हम्म। हम्म।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माइक बंद कर लीजिए। हाँ, किसी ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा कमेंट किया है, क्योंकि वहाँ मुझे लगा था टोकूं, फिर सोचा कि छोड़ देता हूँ। है यूला, ये माला के साथ पढ़ेंगे, यूला करेंगे तो बहुत मारूफ हो जाएगा, थोड़ा मजहूल करके पढ़ेंगे तो सही तलफ़ुज़ हो जाएगा उसका। वसूक, 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 वसूक कहते हैं मजबूती, दलाइल के साथ। और यहाँ दौरान उन किसी नहीं, दौरान किसी नई जुबान को जन्म नहीं दिया। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आपको याद करने की चीज़ वही थी जो मैंने आपको बता दिया। ये पढ़वा इसलिए रहा हूँ ताकि आपके अंदर मजबूती आ जाए, हम एक दूसरे से सीख सकें। तो ये है सिंध का नज़रिया जो सैयद सुलेमान नदवी ने दिया। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। एक सेकेंड, पढ़ेंगे और मन कर रहा पढ़ने का, और पढ़ने का मन कर रहा है? जी सर। ठीक है, पढ़ाता हूँ। इस माइक बंद कर लीजिए आप। चलिए 10 मिनट और लेते हैं क्लास। एक नज़रिया हमने पढ़ लिया, उसके असबाब व अवामिल हमने पढ़ लिए। ऐसा नहीं कि हम आपको एक लाइन पढ़ा कर चले गए, इसके असबाब और वजूहात क्या थे इसको भी बताने की कोशिश की, और मुकम्मल बताने की कोशिश की, पूरी मुकम्मल किताब से, किसी PDF से नहीं। अब नंबर आ रहा है कि उर्दू के पंजाब में पैदा होने का नज़रिया। आप लोग कमेंट कर दीजिए, ये बात चूँकि ऊपर आ चुकी है, सिर्फ आपको समझना है, आप एक दो सफ़ा में इसको समझना है कि इसके असबाब और वजूहात क्या थे। बताइए, उर्दू में के पंजाब नज़रिया, मोहम्मद शिरानी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। दूसरी बात, मुसलमान 10वीं सदी ईस्वी के रुबे आखिर में गजनी के बादशाह अमीर सुबुक्तगी के सरकर्दगी में दुर्रा खैबर से होकर, दुर्रा कहते हैं वादी को, दुर्रा किसको कहते हैं? वादी को, या यूँ कहिए नहर। अपना नेपाल कभी घूमने गए हैं आप लोग? किसी भी पहाड़ी इलाके में कभी कभी बीच से रास्ता होते हैं, बीच से रास्ते, या आप आंध्र प्रदेश गए होंगे तो देखे होंगे, मैंने इन चीज़ों को देखा है, उसको कहते हैं दुर्रा। दुर्रा खैबर से होकर पंजाब में दाखिल हुए। अमीर सुबुक्तगी गजनी के तुर्क बादशाह अमीर अलबतगी का बेटा था। गजनी है, ये गजनी लफ्ज़ लिखा है, गजनवी नहीं लिखा है। गजनी है ये, गजनवी, गजनी, गजनी, गजनवी नहीं, गजनी सीधे नाम जो लिखा है वही पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, उसका जानशी मुकर्रर हुआ, यानी उसका बेटा था। जानशी कहते हैं उसके जगह पर, जैसे हम लोगों को बना खलीफा बनाया गया है, इसी तो जानशी। उसने 20 साल तक, यानी 977 ता 997 हुकूमत की। इसके असबाब बता रहे हैं। इन दिनों हिंदुस्तान में दिल्ली से लेकर काबुल तक के नज़दीक, काबुल के नज़दीक तक राजा जयपाल की हुकूमत थी, जिसका दारुल खिलाफा लाहौर था। दारुल खिलाफा, जैसे अभी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, कौन सी जगह है? दिल्ली, उस तरह कहते हैं दारुल खिलाफा पुराने ज़माने में। अमीर सुबुक्तगी ने राजा जयपाल की फौजों को शिकस्त देकर पेशावर और पंजाब के दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लिया। मौर्रिखीन का ख्याल है कि 997 ईस्वी में जब अमीर सुबुक्तगी का इंतकाल हुआ तो न सिर्फ ज़माने हाल का पूरा अफ़गानिस्तान बल्कि तकरीबन पूरा पंजाब भी उसके ज़ेर नगी था। ज़ेर नगी मतलब उसके तसर्रुफ़ में, उसकी हुकूमत में, उसके मातहत में। ठीक है, ये ज़ेर नगी का मतलब ये होता है। अमीर सुबुक्तगी की वफ़ात 957 ईस्वी के बाद उसके फ़र्जंद व जानशी सुल्तान महमूद गजनवी, वहाँ गजना नाम था, अब यहाँ मंसूब कर दिया, सुल्तान महमूद गजना जगह, अब गजनवी उसकी तरफ। ठीक है, मुतवफ़ा 1030 ईस्वी के पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों पर पै दर पै हमलों, यानी 1001 ता 1027 का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, इन 27 साल। महमूद गजनवी का सबसे पहले मुकाबला सन 1001 में, ठीक है, कहीं 10 सैकड़ा 101 लिखा है क्या ये? 1027 यानी 1000 है ना। ठीक है, 1001 में राजा जयपाल से हुआ था। सबसे पहले मुकाबला किससे हुआ था? राजा जयपाल। अब ये इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कभी दावा दलील के सवाल इधर से आ जाते हैं,
महमूद गजनवी का सबसे पहले मुकाबला किससे हुआ था? कभी कभी ऐसा एनडीए में सवाल आता है और कभी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी तरह का सवाल 4-5 लगातार पूछ देता है और वही तय करता है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा। इसको याद रखिएगा। उसके मरने के बाद उसके बेटे आनंद पाल ने हुकूमत की बागडोर संभाली। ये तारीखी चीज़ है, इसको भाग नहीं सकते इसको दम छुड़ा के। ऐसा नहीं है कि परसों आपका इम्तिहान है मैं आपको तारीख में घुसा रहा हूँ। आपके इम्तिहान अभी 5 महीने टाइम है और मेरा तरीक़ेकार ये है, अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको घुसा घुसा के अंदर तक। बाद में जब टाइम कम बचेगा मैं आपको सवाल कराऊँगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। महमूद गजनवी ने लाहौर को अपनी सल्तनत में शामिल करके वहाँ एक तुर्की हाकिम मुकर्रर कर दिया और ख़ुद 1027 ईस्वी में गजना वापस आ गया। गजना जगह नाम है ना, वापस चला गया। 1030 में उसका इंतकाल हुआ, ठीक है। गजनवी सल्तनत के क़याम के बाद रफ्ता रफ्ता मुसलमान सारे पंजाब में फैल गया। अब देखिए, अब ये जो है ना, यहाँ से वजह आपको मालूम होने लगी कि गजनवी जो हुकूमत कायम हुई है तो रफ्ता रफ्ता मुसलमान पंजाब की तरफ बढ़ने लगे। अब यही असल वजह है। ये वादी सिंध में वारिद होने वाले मुसलमान या अरब के बरखिलाफ फ़ारसी बोलते हुए आए थे। यानी सिंध में जो लोग थे वो अरबी बोलते थे, लेकिन जो पंजाब की तरफ आए वो फ़ारसी बोल रहे थे। इनमें से कुछ की मादरी ज़ुबान तुर्की भी थी, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी खुद एक तुर्की नस्ल बादशाह था, अगरचे उसकी माँ ईरानी थी। पंजाब में मुसलमानों ने तकरीबन 200 साल तक क़याम किया। ये आपको याद, ये तारीखी बात याद कर लीजिए आप कि पंजाब में मुसलमानों के क़याम कितने साल तक रहा? 200 साल तक। इस मुद्दत में उनके और अहले पंजाब के दरमियान मजबूत समाजी रवाबित कायम हुए। आदमी हैदराबाद पढ़ने आया है या आप लोग में जहाँ भी पढ़ने गए होंगे, 2-4 साल में वहाँ की चीज़ों से उनसियत हो जाती है। जो 200 साल तक कोई रहे, मतलब पूरी एक नस्ल, दो नस्ल या तकरीबन 3 नस्ल गुजर जाए तो सारी चीज़ें तो आ ही जाएंगी, ठीक है। और मजबूत समाजी रवाबित की बुनियाद पर हाफिज़ महमूद शिरानी मुतवफ़ा 1946 ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि वह ज़ुबान जिसे हम उर्दू कहते हैं सरज़मीन पंजाब में पैदा हुई और वहीं से हिजरत करके दिल्ली पहुंची। समझ में आया कि क्या तरीक़ेकार रहा, कैसे बादशाहों ने एक दूसरे पर हमला किया और मुसलमानों की ज़िंदगी कैसे धीरे 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 सिंध से पंजाब की तरफ बढ़ गई और 200 साल वहाँ क़याम किया। फिर एक नई ज़ुबान की ईजाद हुई जिसको हम आज उर्दू कहते हैं। इसीलिए महमूद शिरानी ने कहा कि जो पंजाब के अतराफ़ में उस ज़माने में जो ज़ुबान तैयार हुई है वही उर्दू है, और वो कहते हैं इसीलिए उर्दू के पैदाइश पंजाब को करार दिया है। अब यहाँ देखिए, हाफिज़ महमूद शिरानी ने इस नज़रिए को अपनी तसनीफ़ पंजाब में उर्दू, जो मैंने आपको अब ऊपर लिखवा दिया है, जो नहीं लिखे अभी लिख लीजिए, वो क्या पेश करते हैं? उर्दू दिल्ली की कदीम ज़ुबान नहीं, सुन लीजिए खूब अच्छे से, बल्कि वह मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि वह पंजाब से कोई ज़ुबान अपने साथ लेकर गए होंगे, ठीक है। ये लिख लीजिए, पंजाब में उर्दू, महमूद शिरानी, ये कौल। चलिए थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। महमूद खान शिरानी ने अपने इस बयान के सबूत में बाज़ तारीखी दलाइल पेश करने के अलावा पंजाबी और उर्दू बिलखुसूस कदीम दक्कनी उर्दू की मुश्तरक लिसानी खसूसियात का भी जिक्र किया। पंजाबी और उर्दू सर्फ़ व नहव के तकाबली मुताले के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वह उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है। एक दूसरा कौल ये याद रख लीजिएगा, वो तो बहुत सबको याद है, ये हो सकता है याद ना हो। उनकी तज़किर व तानीस किन की, यानी इन दोनों ज़ुबान की, 2 ज़ुबान कहा था ना, तो काबिल मुताला किसकी पेश की थी? बिलखुसूस कदीम दक्कनी उर्दू की मुश्तरक लिसानी खसूसियात का भी जिक्र किया, यानी पंजाबी और उर्दू। देखिए अब इसलिए उनका सेगा इस्तेमाल किया है। उनकी तज़किर व तानीस, जमा और अफ़आल की तसरीफ़ का इत्तिहाद इसी एक नतीजे की तरफ हमारी रहनुमाई करती है कि उर्दू और पंजाबी दोनों की विलादत गाह एक ही है। विलादत गाह मतलब पैदाइश, विलादत गाह पैदाइश की जगह, दोनों ने एक ही जगह तरबियत पाई और जब सियानी हो गई, आज भी ये लफ्ज़, ये देखिए हमारी तहज़ीब का हिस्सा है। जैसे 2 लफ्ज़ मैं और बताता हूँ साथ में, लड़का सियान हो गया है, गांव में आज भी बोला जाता है, लेकिन अब बोलिएगा अरे ये बोलेंगे क्या, उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, असल उर्दू और सादा ज़ुबान का लफ्ज़ है। लड़की सियानी हो गई है, लड़का सियाना हो गया है। लड़का सियान हो गया, कब ब्याह होगा? गाँव बोलते हैं ना, जब सियानी हो गई, यानी जब ये ज़ुबान उरूज पर पहुँची तब उनमें जुदाई वाक़ई हो गई।
ये लफ्ज़ को याद रखिए। इसी तरह ज़ोहराना, बताइए ज़ोहराना का माना क्या है, आप मुझको बता सकता है? ज़ोहराना, ज़ोहराना का माना क्या है? दोपहर का खाना, दोपहर का खाना। इसी तरह एशाइया, इसका माना कोई बता सकता है? ये उर्दू का हिस्सा है और तहजीब का हिस्सा है। अब जदीदियत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न की तरफ, तो ये सब अपने जो अल्फाज हैं सब भूलते जा रहे हैं। एशाइया रात के खाने को कहते हैं, अब हम लोग डिनर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, ये आपको याद रख लीजिएगा। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने अपनी तहकीकी तसनीफ मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू 1948, ये तारीख याद रखिएगा, पहली तारीख याद कर लीजिए, बाद वाली तारीख छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। महमूद शिरानी के नज़रिए की बड़ी खूबी के साथ तनकीद की है, यानी महमूद शिरानी के नज़रिए पर किसने तनकीद की है? मसूद हुसैन खान। और मुतअद्दिद मिसालों और दलीलों से ये बात साबित की है कि कदीम उर्दू और दक्कनी की जो खसूसियात महमूद शिरानी पंजाब से मंसूब करते हैं, वह दिल्ली और नवाहे दिल्ली की बोलियों, बिलखुसूस हरियाणवी या हरियाणी में भी पाई जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कदीम उर्दू और दक्कनी का पंजाबीपन उसका हरियाणवीपन भी है। यानी अगर ये लफ्ज़ ले लिया जाए कि कदीम उर्दू का दक्कनी पंजाबीपन और उसका हरियाणीपन है, ये बात किसने कही है? मसूद हुसैन खान ने। चलिए, गालिबन इस अम्र का जिक्र बेजा न होगा, बेजा मतलब बेकार न होगा, कि उर्दू के पंजाबी से मुश्तक होने या सरजमीन पंजाब से मंसूब होने का नज़रिया कोई नया नज़रिया नहीं। ये सवाल आया था पेपर में, बता रहा हूँ आपको, जिसे महमूद शिरानी ने पेश किया। यानी अकेले महमूद शिरानी ने ये बात पेश नहीं की है, इनके साथ और माहिर लिसानियात भी हैं। देखिए कौन कौन है। जैसा कि शिरानी ने पंजाब में उर्दू में अर्ज़ हाल की है, मतलब अर्ज़ हाल के उन्वान से। अर्ज़ हाल कब लिखा जाता है? शुरू में, पेश लफ्ज़ या पेश लफ्ज़ या मुकद्दमा, अर्ज़ हाल यानी लुब्बे लुबाब। अर्ज़ हाल मतलब दिल की बात, खुलासे कलाम और किताब के पूरे अहवाल। अर्ज़ हाल के उन्वान से खुद ही इस अम्र का एतराफ़ किया है। क्या किया है? इससे पहले शेर अली सरखोश, एजाज़ सुखन, ये किताब याद रख लीजिए, लिख लीजिए फ़ौरन। किसकी किताब है? एजाज़ सुखन, शेर अली सरखोश की किताब है। 1923 में इस किस्म के ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। यानी इसी किस्म की पंजाब में उर्दू के पैदाइश की बात शेर अली सरखोश ने भी की है। महमूद शिरानी कोई अकेले इसके जिम्मेदार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने जो बात कही है, इससे पहले के माहिरीन लिसानियात ने भी ये बात कही है। आगे आ जाइए। सरखोश के अलावा सैयद मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर मुतवफ़ा 1962 ने भी उर्दू के पंजाब में पैदा होने की बात कही है। ये सवाल आता है, 3-4 नाम दे देंगे आपको कि बताइए इनमें से किस किस ने पंजाब में उर्दू के पैदा होने के दलाइल को साबित किया है या उनके साथ गए हैं कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई है। महमूद शिरानी की पंजाब में उर्दू की इशाअत 1928 में हुई। इससे 1 साल कबल डॉक्टर ज़ोर उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा के मौजू पर लंदन यूनिवर्सिटी में लिसानियाती या लिसानी तहक़ीक़ात में मसरूफ़ थे। उनके जहन में भी ये बात आई थी कि उर्दू पंजाब में बनी। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में भी कभी भी इस तरह से सवालात आने लगे हैं अब कि इस कौल के साथ किस किस माहिर लिसानियात ने इत्तफ़ाक़ किया है। तो 3 का नाम आ गया, शेर अली सरखोश, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर और महमूद शिरानी। इस नज़रिए की मज़ीद तौसीक़ यानी मजबूत और वजाहत उन्होंने अपनी तसनीफ़ हिंदुस्तानी फ़ोनेटिक यानी हिंदुस्तानी लिसानियात 1930 में भी की है। आखिर ज़िक्र किताब में वो लिखते हैं। आखिर ज़िक्र किताब से मतलब क्या है? कल बताया था, बताइए। अव्वल ज़िक्र जो पहले ज़िक्र हो चुकी है, आखिर ज़िक्र अभी मतलब हिंदुस्तानी लिसानियात को अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ सवाल एक मतलब बन भी चुका है, सीधी यही सवाल बना था कि पंजाब में उर्दू के पैदा होने के जो नज़रिया हैं किस किस माहिर लिसानियात ने इत्तफ़ाक़ किया है। तो 3 का नाम आ चुका है। अब देखिए, ये मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर का कोटेशन है, देखिए क्या है। उर्दू का संग बुनियाद दरअसल मुसलमानों की फ़तह दिल्ली से बहुत पहले ही रखा जा चुका था। यह और बात है कि उसने उस वक्त तक एक मुस्तकिल ज़ुबान की हैसियत हासिल नहीं की थी जब तक कि मुसलमानों ने इस शहर को अपना पाया तख्त न बना लिया। अगर ये कहा जाए तो सही है कि उर्दू उस ज़ुबान पर मबनी है जो पंजाब में 12वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी। ये बात किसने कही है? यही सवाल है और इसके साथ आपको लिख दिया जाएगा महमूद शिरानी, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर और ऊपर जो आया था शेर अली सरखोश।
तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, चूँकि बात कौल एक ही है और जो मुकव्विल हैं, कहने वाले हैं, या कायल कह लीजिए जिसको कह सकते हैं, कायलिन अलग अलग हैं। तो ये बात मुहिउद्दीन कादरी ज़ोहर ने कही है। अब आ जाइए एक कौल और देखिए। टी ग्राहम बेली, जिनकी वफ़ात हुई है 1942, जो पंजाबी ज़ुबान के एक मुस्तनद आलिम समझे जाते थे, उर्दू के आगाज़ के बारे में महमूद शिरानी के ख्याल से पूरे तौर पर इत्तफाक करते हुए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मजल्ले में लिखते हैं। ये कौल भी याद रखना पड़ेगा और नाम के साथ। क्या है देखिए, उर्दू 1027 ईस्वी के लगभग लाहौर में पैदा हुई। सुनिए को अच्छे से। कदीम पंजाबी उसकी माँ है। किसने बात कही थी? टी ग्राहम बेली ने। और कदीम खड़ी बोली सौतेली माँ, ब्रज से बराह रास्त उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो ब्रज का नज़रिया किसने दिया था? आब हयात के मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ये कह रहे हैं कि कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान सिपाहियों ने पंजाबी के इस रूप को, जो उन दिनों दिल्ली की कदीम खड़ी बोली से ज़्यादा मुख्तलिफ न था, इख्तियार किया और उसमें फ़ारसी अल्फाज और फ़िक्रे शामिल कर दिए। ये बात किसने कही? चलिए कमेंट कीजिए एक मरतबा। ये बात किसने कही? एक मरतबा कमेंट कीजिए। टी ग्राहम बेली ने। अच्छा, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने इस रिसाले में ये बात कही है और यही बात ज़िक्र है शौकत सब्ज़वारवी की जो किताबें दास्ताने ज़ुबान उर्दू, इसमें भी सफ़ा नंबर 50 पर यह बात ज़िक्र है। इसमें भी सफ़ा नंबर 50 पर ये बात ज़िक्र है। ग्राहम बेली ने इस नुक्ते नज़र को अपनी तसनीफ़ ए हिस्ट्री ऑफ द उर्दू लिटरेचर में भी ज़िक्र किया है। ये याद कर लीजिएगा, कभी भी सवाल आ सकता है। अ हिस्ट्री ऑफ द उर्दू लिटरेचर। यहाँ पर आज का सबक ख़त्म होता है, आज की क्लास ख़त्म होती है। आप में से जो किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब आप में से किसी को भी क्लास लेनी